हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जैसा कि कल आप सबका पेपर है चित्रकला का, जो 6 मार्च है। 6 मार्च को आप लोग का चित्रकला यानी आर्ट का पेपर है। तो इस वीडियो में मैं ये आर्ट का ऑफिशियली जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है उसको सॉल्व कराऊंगा। और मेरी बात को ध्यान देना, इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके अलावा बहुत सारा एक्स्ट्रा मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। समझ जाओ कि कम से कम आपका 100 से 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। और आप देखना, चूंकि आर्ट आपका सब्जेक्ट है, कला सब्जेक्ट है, तो इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कम से कम सुबह के पेपर में आप देखना, इस एकमात्र वीडियो से कम 15-15 मार्क का तो आराम से ही फंस जाएगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब किए हो या नहीं किए हो कोई मैटर नहीं रखता, अपने सारे दोस्तों में बस इस वीडियो को शेयर कर देना। चलो इस वीडियो को शुरू कर दें। देखो, सबसे पहले तो थोड़ा इसमें आपको ओएमआर शीट भी अलग तरीके से भरनी पड़ेगी, जैसा हर एक सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी इंग्लिश में आप भरते थे वो तो आपको भरना ही भरना है जैसे भरते थे। साथ ही यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आपको भरनी है। एक्स्ट्रा चीज का क्या भरना है कि देखो यहाँ पे लिखा है ना कि चित्रकला विषय हेतु। अब इसमें आप आलेखन भाग वाला कर रहे हो, एमसीक्यू या प्रावैधिक भाग वाला। क्योंकि देखो यहाँ जो आपका एमसीक्यू होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखो सबसे पहले जो खंड आपका क होगा, जिसमें आपका 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें आपका आलेखन कला से 20 एमसीक्यू होंगे, ठीक है। और इधर देखो आपके 20 आपके प्रावैधिक, यहाँ पे देखो प्राविधिक या प्रावैधिक बोलो, प्रावैधिक कला से एमसीक्यू होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 20 इधर हो गए और 20 आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। तो आप ये करो या फिर ये करो, आपका मन। अब आपको चूज करना है कि दोनों में से कौन आपके लिए बेटर है। बाकी मैं आपको क्या सजेशन दूंगा कि आप कौन सा करो। देखो, अगर आपकी मैथ अच्छी है, गणित आपका सब्जेक्ट अच्छा है, तो मैं कहूँगा कि ये आप प्रविधि भाग वाला करो। क्योंकि यहाँ पे अगर मैथ अच्छी है तो आप आसानी से ये सारे के सारे क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। बाकी चलो आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अब एक एक ये क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा ओएमआर शीट पे आपको बता देता हूँ कि आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या भरनी है। अगर आप ये आलेखन वाला पार्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे देखो दिया है ना आलेखन भाग या प्रावैधिक भाग। तो जो भाग कर रहे हो, मान लो आलेखन भाग कर रहे हो, तो आलेखन भाग में यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे आपको इस गोले को अच्छे से रंग देना है, ठीक है। अगर आप प्रावैधिक वाला भाग कर रहे हो तो आपको प्रावैधिक वाला रंगना है। क्लियर मेरे भाई। और साथ ही यहाँ पे जो आप मान लो जो यहाँ पे किए हो पार्ट, उसको यहाँ पे आप मान लो आलेखन ऊपर किए हो तो आलेखन वाले में आप सही का चिन्ह लगाना है, तो यहाँ लगा देना है। तो ये एक्स्ट्रा चीज करनी है आर्ट यानी चित्रकला के पेपर में। बाकी जैसे ये सारी चीजें, सारा डिटेल आप भरते थे जहाँ सिग्नेचर करते थे हर एक सब्जेक्ट में, वैसे तो सारा का सारा करना ही है, ठीक है। चलो तो इतना आप कर लेना ओएमआर शीट में। अब चलो मैं ये आपका क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू जो आलेखन भाग वाले हैं, आलेखन कला वाले हैं, उनको सॉल्व करते हैं। इसमें पहला देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मुख्य रंग कितने हैं। मुख्य रंग या जिन्हें हम लोग प्राथमिक रंग भी कह सकते हैं, वो 3 हैं, ठीक है। कौन कौन है इनका नाम भी याद रखना आप लोग। तो लाल, लाल, पीला और नीला, ठीक है। ये 3 रंग प्राथमिक रंग या मुख्य रंग होते हैं, इनको आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं। अगला इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें शीतल, शीतल यानी वही ठंडा रंग कौन सा है। अब हमें ठंडा रंग बताना है। तो देखो ऑप्शन दिया कि हरा, लाल, नारंगी, पीला। तो सही ऑप्शन आपका ये ए वाला हो जाएगा। अब इसके अलावा ठंडा या शीतल रंग कौन कौन से है भाई। तो देखो, और ये शीतल रंग क्या होता है, जिस रंग में, ठीक है, जिस रंग में आपका जो नीला रंग होता है ना, इसकी मतलब मिलावट एक तरह से बोल सकते होती है, वह आपका शीतल रंग, ठंडा रंग होता है, जिसमें आपका हरा आ जाएगा, नीला भी आपका ठंडा रंग होता है। बाकी ये जो लाल, नारंगी या फिर ये पीला जो ये रंग होते हैं, इनको गर्म रंग कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। देखो अब गर्म रंग यानी गर्म रंग, तो लाल, नीला, हरा, धानी। तो इसमें देखो लाल आपका जो रंग है वो क्या है, गर्म रंग है। बाकी ये नीला, हरा, धानी ये सब आपका क्या है, ठंडे रंग है या शीतल रंग जिनको बोल सकते हो। अगला फोर्थ नंबर प्रश्न है कि ओस्टवार्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। देखो ये ओस्टवार्ड एक कलर चक्र होता है, इसमें कुल कितने
8 रंग होते हैं, आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, इसके बाद चौथे के बाद आप लोग पांचवा क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? हमें द्वितीयक रंग यहां बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि द्वितीयक रंग कौन सा है। नारंगी, लाल, पीला, नीला। तो देखो, लाल, पीला, नीला, ये जो रंग है इनको हम लोग मुख्य रंग या प्राथमिक रंग बोलते हैं। ठीक है, लाल, पीला और नीला को। और इन रंगों से ही मिलकर, ठीक है, अन्य 3 रंग बनते हैं जिनको द्वितीयक रंग बोलते हैं। जैसे लाल और आपका पीला मिलेगा तो क्या बनेगा, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। मैं बताया ना कि मैं आपको इसमें कम से कम 150 क्वेश्चन कराऊंगा, तो यही चीज एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। लाल और पीला, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि लाल पीला मिलकर कौन से रंग का निर्माण करेगा। ठीक है, तो देखो, लाल और पीला मिलकर, ठीक है, कौन से रंग का निर्माण करेगा? तो नारंगी रंग का निर्माण करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि नारंगी रंग का निर्माण किन 2 रंगों के माध्यम से होता है या किन 2 रंगों से होता है। और ऑप्शन में दिया रहेगा कि लाल पीला, लाल नीला, ऐसे कर कर, तो लाल पीला। और देखो, आपका जब लाल पीला मिलकर नारंगी हो गया और लाल और नीला मिलकर आपका क्या बनाएगा? जब लाल और नीला मिलेगा तो आपका बैंगनी रंग बनेगा। ठीक है मेरे भाई। और उसके अलावा जब पीला और नीला मिल जाए तो क्या बनेगा? पीला और नीला रंग मिल जाए। ये 3 काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, ये प्राथमिक रंग 2 हम लोग के प्राथमिक रंग मिलकर यहाँ पे द्वितीयक रंग बनाएगा। ये भी प्राथमिक रंग, दोनों मिलकर द्वितीयक रंग बनाएगा। ये भी प्राथमिक रंग और दोनों मिलकर यहाँ पे एक द्वितीयक रंग बनाएगा। ठीक है, तो अब पीला और नीला मिलकर हरा रंग बनाएगा। तो ये जो तीनों रंग प्राप्त हुए, ये आपके द्वितीयक रंग हुए। क्लियर? तो मुख्य रंग आपके या प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला हो गए। ठीक है, और इन्हीं के आपस में मेल जोल से क्या होता है कि द्वितीयक रंग का निर्माण होता है, जिनमें से ये सब हैं। क्लियर मेरे भाई? चलो आगे चलते हैं। 5वें बाद 6 नंबर प्रश्न क्या है कि तटस्थ रंग कौन से हैं? हमें तटस्थ रंग बताना है। तटस्थ रंग या फिर इसको उदासीन रंग के नाम से भी जाना जाता है, उदासीन रंग के भी नाम से जाना जाता है। ये क्या करते हैं? तटस्थ रंग वे रंग होते हैं जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का या फिर गाढ़ा, ठीक है, यानी लाइट और मतलब डार्क करने के लिए किया जाता है। उसमें आपके सफ़ेद और काले रंग आते हैं। जैसे अगर हम हरे रंग में अगर सफ़ेद रंग मिला ले तो थोड़ा मतलब हरा जो है लाइट टाइप का रंग हो जाएगा, मतलब थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद उसमें मतलब वो लाइट देने लगेगा। ठीक है, और वहीं मतलब अगर हरे रंग में हम लोग थोड़ा काला रंग मिला दें, ठीक है, तो जो हरा रंग होगा ना थोड़ा मतलब काला काला, उसमें कालापन आ जाएगा, डार्कनेस आ जाएगा। ठीक है, तो ही मतलब तटस्थ रंग जो सफ़ेद और काला 2 रंग है, ये क्या करते हैं कि किसी रंग को हल्का या फिर गाढ़ा बनाने में उपयोग में लाए जाते हैं। सिंपल। ठीक है, चलो, तो ये तटस्थ रंग कौन कौन से हैं? तो सफ़ेद और काला। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हम लोग के 6 प्रश्न हो गए। देखो 6 तो प्रश्न हुए, ठीक है, लेकिन इनके बीच में मैं ये जितना भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, इन सबको आप लोग याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इधर 6 हो गया प्रश्न, इधर हम लोग प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, और देखो साथ ही हम लोग एमसीक्यू तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा पूरे के पूरे पेपर को भी देखेंगे कि आपका पेपर पूरा का पूरा कैसे बनेगा। ठीक है, एमसीक्यू के अलावा सब्जेक्टिव प्रश्न भी कि आपका कैसे कैसे कौन सा फिगर क्या क्या बनाना है। अगला प्रश्न है 7वां कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? भाई प्राथमिक रंग या मुख्य रंग कौन कौन से हैं? लाल, नीला, पीला, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिंपल। अगला है 8वां प्रश्न कि कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? पारदर्शी कौन से रंग का? तो तैलीय रंग का माध्यम पारदर्शी होता है, आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? ओके, देखो यहाँ सफेद का हमें विरोधी रंग बताना है, तो सफेद का काला विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा? काला हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे किसी और रंग का भी तो पूछ सकता है कि लाल का विरोधी क्या होगा, तो ये कैसे सारी चीजें याद रखना है। तो सबसे अच्छा कि आप ओस्टवार्ड जो कलर चक्र है, ठीक है, इसी को आप याद रखना। ठीक है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। चलो ये लो, ये ओस्टवार्ड कलर चक्र में बनाता हूँ। 1 मिनट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने रंग होते हैं? अभी पीछे क्वेश्चन आया था, तो 8 रंग। कुल कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। ये हो गया और ये 8 खाने हो गए ना। अब देखो यहाँ पे देखो,
अब देखो, अगर हम लोग का मान लो यहाँ पे हम लोग का लाल रंग है, लाल है, तो लाल का जो हम लोग का विरोधी रंग होगा, ठीक है, वो हरा होगा। ठीक है, लाल का विरोधी रंग हरा। क्लियर। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ नारंगी, ठीक है, तो नारंगी का एकदम विरोधी यानी इधर विरोध में, ठीक है, एकदम अपोजिट साइड में ये आसमानी कलर होता है, आसमानी यानी स्काई कलर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ आपका मान लो आपका पीला है, तो पीला का विरोधी रंग कौन सा होता है, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा नीला। ठीक है, इसके एकदम मान लो अपोजिट साइड में। और यहाँ पे धानी एक कलर होता है, ठीक है, इसका विरोधी रंग आपका बैगनी हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ये कलर चार्ट आप लोग याद रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ओस्टवार्ड कलर चार्ट, जिसमें आपके कुल कितने रंग होते हैं, कुल 8 रंग होते हैं। ठीक है, कुल कितने रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं। अभी पीछे क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसी के माध्यम से निकाला जाता है। अगर लाल का आपका पूछा जाए कि लाल का विरोधी रंग कौन है, जैसे यहाँ सफ़ेद का विरोधी रंग कौन है, तो इसमें सफ़ेद कहाँ है भाई, ठीक है, हमने सफ़ेद नहीं लिया है क्या, 1 मिनट यार, सफ़ेद का, ठीक है, इससे अच्छा इससे नहीं लिया जाता है सफ़ेद वाला। आप डायरेक्ट याद रखना एक सफ़ेद वाला, कि सफ़ेद का काला होता है, ये उदासीन रंग होते हैं, सफ़ेद का काला या काला का सफ़ेद, ये एक एक्स्ट्रा याद रखना। और बाकी ये 4 जो हैं, ठीक है, इनको आप इस कलर चार्ट से याद रखना। अगर आपको कहीं पूछ दे, ठीक है, कि पीला का विरोधी रंग कौन सा होगा, तो पीला का आपका नीला हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखो, लाल का हरा या हरा का लाल, ठीक है, नारंगी का आसमानी या आसमानी का नारंगी, धानी का विरोधी रंग या विपरीत रंग बैगनी या बैगनी का धानी। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। क्लियर मेरे भाई, चलो, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और ये ओस्टवार्ड कलर चक्र है, इसमें कुल कितने आपके 8 रंग होते हैं, ये जो आपका बताया गया ये रंग, तो इन रंगों को भी आप लोग याद रखना। आगे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 के बाद 10 नंबर, कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। ओके, लाल में नीला, भाई लाल रंग में हम लोग नीला रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा। अभी मैंने आपको ऊपर ये बताया, ये भी प्राथमिक रंग, ये भी प्राथमिक रंग, तो लाल में अगर हम नीला मिलाते हैं तो वह हम लोग का नारंगी रंग बनेगा। लाल में नीला हम लोग मिलाएंगे तो नारंगी, ये आपका ये बनेगा। ठीक है, सॉरी, लाल में हम लोग नीला मिलाएंगे तो सॉरी नारंगी नहीं, बैगनी बनेगा। ठीक है, बैगनी आपका बनेगा, ये होगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे देखो मैं बताया था ना, लाल में नीला तो बैगनी, लाल में जब हम पीला बनाएंगे तब नारंगी बनेगा। ठीक है, लाल प्लस पीला इक्वल टू नारंगी, और लाल नीला बैगनी, पीला प्लस नीला ये हरा, ये आप लोग याद रखना, यही पूछा जाता है अधिकांश आपके एग्जाम में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11 नंबर। पीले, देखो ये पीले को हम लाल के साथ मिलाएंगे तब हम लोग का नारंगी रंग बनेगा, ये इसमें ये आपका सही हो जाएगा। पीले रंग में लाल रंग, यानी वही लाल रंग में पीले रंग, उसका उल्टा भी हो सकता है, मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा, तो नारंगी। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं, हमें द्वितीयक रंग बताना है। तो द्वितीयक रंग 3 होते हैं, जिसमें मैंने यहाँ बताया, ये देखो, ये हम लोग के प्राथमिक रंग मिल मिलकर ये 3 हम लोग के मुख्य द्वितीयक रंग का निर्माण करते हैं। सिंपल। ठीक है, इधर आते हैं, 1 मिनट, सॉरी, चलो अगले क्वेश्चन पे। ओके, चलो माफ़ करना थोड़ा, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्या है, कि पीले रंग का, देखो ये विराधी लिखा है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये बोर्ड ने टाइपिंग मिस्टेक किया क्योंकि ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, देखो, तो पीले रंग का विरोधी रंग, अब ये ओस्टवार्ड कलर चक्र में पीला रंग होता है, बिल्कुल होता है, और पीले का विरोधी नीला होता है। ठीक है, मैंने ये बता रखा है। केवल ओस्टवार्ड कलर चक्र में एक रंग आपका, जो आपका सफ़ेद वाला, ठीक है, और काला वाला जो पूछा जाता है वो नहीं है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखना कि सफ़ेद का विरोधी रंग काला या काला का पूछे विरोधी रंग तो वो सफ़ेद हो जाएगा। यहाँ पीला का विरोधी नीला या फिर नीला का पीला, तो यहाँ पीले रंग का विरोधी रंग तो नीला, ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया। यहाँ देखो एक क्वेश्चन बन गया ना कि पीले रंग का विरोधी रंग, यहाँ पीले रंग का विरोधी रंग, और ये ओस्टवार्ड कलर चक्र में मैं पूरा आपको बता चुका हूँ। मतलब यहाँ कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो केवल मान लो कोई किसी ने ये एक क्वेश्चन कराया है तो आप समझ जाओ, और आप यहाँ पढ़ रहे हो तो इतना आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये चीज़ होती है असली पढ़ने का तरीका। ठीक है, चलो 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं भाई, 7, सब लोग जानते हो, जिसको आप विबग्योर नामक शब्द से याद रख सकते हो। इनका
क्रम भी पूछा जाता है। सबसे नीचे वी, देखो VIBGYOR, जिसमें ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबसे ऊपर रेड होता है। ठीक है, तो ये आप क्रम भी याद रख सकते हो। सबसे ऊपर रेड, उसके नीचे ऑरेंज, येलो, इसी तरह कर ये यहाँ तक। ठीक, चलो, तो ये आपके कितने रंग होते हैं? पूरे पूरे 7। आगे, और इसमें देखो कभी कभी विचलन से तो संबंधित प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन पूछ भी सकता है। तो सबसे अधिक विचलन ये वायलेट यानी बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम विचलन यहाँ लाल रंग का होता है। आगे चलते हैं 14 के बाद 15 नंबर। कला शब्द किस भाषा का है? सीधे सीधे आप लोग याद रखना, संस्कृत भाषा का है कला शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखो पेंसिल से रिलेटेड 100% आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, और पूरा का पूरा मैं इसका राज खोल देता हूँ। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? अब देखो, इसमें आप पहचान ही नहीं पाओगे अगर मैं करा दूं कि ये होगा, लेकिन ये कैसे होगा, और इसमें अगर थोड़ा ऑप्शन बदल दे तो आप नहीं कर पाओगे। तो चलो इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो ये मेन हम लोग का पॉइंट है। देखो, आप वो जैसे आपके घर आती होगी छोटे बच्चों के, या आप भी पढ़े हो, ठीक है, या आप भी यूज करते हो। ठीक है, नटराज वाली पेंसिल या नॉर्मल जो पेंसिल आती है, उसमें आप देखोगे ना, तो इधर कोने में, इधर ठीक कहीं ऊपर या नीचे आपका HB लिखा होता है। ठीक है, आप देखे होगे नटराज वाली पेंसिल में, पेंसिल के ऊपर छोटे कोने में मतलब लिखा होता है चमकीला सा HB। ठीक है, तो HB वाला ये जो होता है ना, ये एकदम नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल यूज होता है लिखने के लिए। ठीक है, सब लोग इसी का यूज करते हैं। और कला के क्षेत्र में यानी आर्ट के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी पेंसिलें यूज होती हैं। ठीक है, यानी अलग अलग नोक वाली, जिसमें से इधर हम आ जाते हैं। इधर आपका B हो गया, 2B, 3B, इसी तरह कर 9B तक ये पेंसिल्स का एक साइज होता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस जितना आप लोग के लिए सफिशियंट है उतना ही बता रहा हूँ। और इधर देखो, इधर हम लोग जाते हैं, इधर एक H वाला होता है, तो इधर आपका H हो गया, यहाँ 2H, यहाँ 3H, इसी तरह कर मान लो 9H तक मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, इधर 9H और इधर आपका 9B तक। अब देखो, हम लोग का यहाँ तो ये मेन पॉइंट हो गया HB वाला, तो ये तो नॉर्मल होता है जिसको हम सब लोग यूज करते हैं। अब देखो B यहाँ पे लिखा है, इससे याद रखना ब्लैकनेस, यानी ज़्यादा आपका ब्लैकनेस यानी डार्क, यानी जितनी B यहाँ पे अधिक होगी उतनी ही पेंसिल क्या होगी? मोटी चलेगी। ठीक है, मोटी चलेगी और डार्क काली चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B, HB, या फिर 2H या H? तो H तो आपकी काली मतलब ज़्यादा मोटी नहीं होती। ठीक है, H का भी तो बारे में बताया भी नहीं। सबसे मोटी जो पेंसिल चलती है ये B वाली चलती है, तो B में HB तो नॉर्मल होती है, तो B में यही है B, तो यही होगा, एक ही मतलब ऑप्शन है। अब इसी में आपका 2B या फिर 4B होता है और 3B ऐसे ऑप्शन होता, तो फिर कन्फ्यूजन होती कि इसमें सब कौन सा छाटे। तो देखो, इधर से जितना इधर आते जाओगे उतनी ही पेंसिल मोटी होती जाएगी, यानी ये B वाली थोड़ी कम मोटी होगी, उससे मोटी ये होगी, उससे मोटी ये, उससे मोटी ये। समझ रहे हो ना, मतलब मोटी चलेगी। क्लियर, यानी उसका जो नोक होगा वो काफ़ी मोटा होगा, तभी तो मोटी चलेगी। तो वही सबसे मोटी या काली चलेगी। तो B के आगे जितना यहाँ पे लगा हो, ठीक है, अगर 4 लगा हो तो वो और अधिक मोटी चलेगी। समझ में आ गया? अब देखो, तो अगर आपको ऑप्शन में BB कर मतलब 2B, 4B, 3B ऐसे कर ऑप्शन दे दे और बोले कि अधिक काली होगी, तो पहचान लोगे जिसमें मतलब 4B वाली सबसे अधिक काली होगी। और H का क्या मतलब है यहाँ पे? तो H में देखो, जितना इधर चलते जाओगे पेंसिल की नोक उतनी ही लाइट होती जाएगी। ठीक है, हार्डनेस उसमें बढ़ती जाएगी, यानी पतली होती जाएगी इधर जितने जाओगे, और जितनी नोक पतली होती जाएगी उतनी ही क्या चलती जाएगी, उतनी ही वो पेंसिल मतलब एकदम लाइट होती जाएगी इधर, मतलब थोड़ा मतलब गहरा नहीं चलेगी, पतला चलेगी जितना इधर आते जाओगे। तो H की अधिकता जितनी ही अधिक होगी पेंसिल उतनी ही पतली चलेगी, सिंपल लाइट चलेगी। तो आप ये B और H का मतलब समझ गए। तो यहाँ आप बता सकते हो कि अगर मैं दे दूँ ऑप्शन में H, 2H, 3H और 4H में, इसमें पूछ दे कि सबसे अधिक मोटी पेंसिल होगी इसमें से चलने वाली पेंसिल, तो भाई मैं बताया कि जितना H का मान बढ़े, जैसे ये 4H है तो उतनी ही लाइट चलेगी। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक मोटी चलेगी, तो सबसे अधिक मोटी तो यहाँ पे H ही चलेगी। हालांकि ये
पतली चलेगी, लेकिन ये दिए गए ऑप्शन में से तो ये मोटी होगी। जितना आगे इसमें आप बढ़ते जाओगे उतनी ही पेंसिल पतली होती जाएगी। ठीक है, चलो। और ये वाली तो अगर इसमें आ जाए कि बी और एच, 2H या फिर 4H या 9H में कौन सी आपकी मोटी चलेगी, तो बी वाली हमेशा मोटी होगी इन सब से, H वाली से। ठीक है, इधर जितने जाओगे एकदम मोटी मोटी होती जाएगी और इधर चलते जाओगे उतनी ही पतली पतली होती जाएगी। चलो आगे चलते हैं। आशा करता हूँ एकदम डिटेल में आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगला 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की, देखो वही हल्की यानी पतली। 2H, HB तो सामान्य है, 2B 4B। देखो 2B और 4B, 2B काफ़ी मोटी होगी और उससे मोटी रेखा 4B वाली होगी और 2H हल्की होगी। ठीक है, तो हल्की यानी पतली होगी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। ओके, मतलब फूल के बाहरी भाग को, बाहरी रेखाओं को, रेखा टाइप के जो भाग होते हैं, तो भाई महीन ब्रश का यूज करना चाहिए। तो इसलिए इसमें महीन ब्रश जो होगा 2 नंबर वाला होगा, तो 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। 19 नंबर है क्वेश्चन की बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन आप याद रखना 4 प्रकार के होते हैं। और छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है, तो केंद्रीय आलेखन। तो ये हो गए हम लोग के 20 MCQ जो आपके मॉडल पेपर में पूछे गए थे। ये आपका कौन सा भाग है भाई, तो ये आलेखन वाला, जो आलेखन वाला पार्ट था। और इसमें बहुत सारा मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया जो आपको याद रखना है चीज़ें। देखना पेंसिल से रिलेटेड आपका जो 7 सेट होता है ना, 7 सेटों में 2-2 प्रश्न कम से कम पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और पेंसिल से रिलेटेड पूरा मैंने ये आपका राज ही खोल दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। तो ये आपका जो आलेखन भाग करे उनके लिए था। अब चलो ये प्रावैधिक भाग जिसको करना है, प्राविधिक कला वाला, उनके लिए है। इसमें भी चलो मैं डिटेल में आपको चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला देखो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। भाई समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। समबाहु यानी तीनों ये भुजाएं आपस में, तीनों बाहु यानी भुजा आपस में बराबर होती हैं और तीनों भुजा बराबर होती हैं और इसमें तीनों कोण भी बराबर होते हैं। और कितने कितने अंश के होते हैं, 60-60 अंश के तीनों होते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 60 अंश का। ठीक, और तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, और समकोण कितने अंश का होता है, भाई समकोण 90 अंश का होता है। ठीक है, आपने त्रिकोणमिति में खूब पढ़ा होगा। ठीक है, चलो उसके बाद वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। भाई वर्ग देखो, ये वर्ग हो गया, ये इस टाइप का, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको आयत बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये वाली भुजा, ये वाली और ये वाली और ये वाली भुजा आपस में बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये आपका वर्ग हो गया, ये आयत हो गया। ये आकृति भी याद रखना, आकृति को भी पूछा जाता है इसमें, चाहे वर्ग हो गया या फिर आयत हो गया। प्रत्येक का जो एंगल होता है, कोण होता है यहाँ पे, वो 90-90 अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण पूछे या आयत का, वो आपका 90 अंश का ही होगा। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होगा, भाई चाहे वो वर्ग होगा या फिर आयत होगा, सभी यहाँ पे देखो, ये 90-90 अंश के 4 कोण होते हैं, इसमें भी 90-90 अंश के 4 कोण होते हैं। तो इसका योग 360 अंश होता है, इसका भी योग, सभी आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग पूछ दे तो ये तीनों अंतःकोण मिलकर 180 अंश बनाते हैं। मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला 4 के बाद 5 नंबर प्रश्न कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग, ओके, वर्ग के आंतरिक कोणों का योग वही 360 अंश, सिंपल। 6 नंबर की कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। ये तो उसमें प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन इसमें प्रश्न पूछ दिया। सबसे काली, भाई जो मोटी चलेगी, एकदम डार्क चलेगी और डार्क बी वाली चलेगी। ठीक है, जितनी बी बढ़ते जाएगा उतनी ही वो काली होती जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2B, 2H, 4H, ये तो आपका पतला होगा, पतला पतला, लेकिन ये देखो बी वाला सबसे मोटा होगा और 2B है, तो यही आंसर होगा। आगे देखते हैं 7वां, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। देखो वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, चारों भुजा बराबर, अच्छा वर्ग पूछा है तो देखो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, ये बराबर होती हैं चारों भुजाएं। ठीक है, तो आमने सामने बराबर, इनमें से कोई नहीं, बड़ी छोटी चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर। ठीक, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है 0, मतलब वही मापनी यानी एक तरह से इंची में सबसे पहले तो 0 ही सही स्टार्ट होता है, सिंपल। 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न है कि 1 मीटर में कितने सेमी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और इससे रिलेटेड खूब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। अब चलो इससे भी रिलेटेड सारा का सारा मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। देखो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। पूरा का पूरा इसका चार्ट ही मैं आपको बनाता हूँ, ठीक है। इसका चार्ट बनाता हूँ, आप पूरा का पूरा चार्ट ही याद रखना इस चीज़ का, ठीक है मेरे भाई। चलो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप ऊपर याद रखना मिली, ठीक है, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो और यहाँ पे किलो आता है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखना। अब अगर आपका आगे लीटर में पूछे तो लीटर लीटर लगा देना, मीटर पूछे तो मीटर मीटर लगा देना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या फिर लीटर में यहाँ पे पूछे तो आप मिलीलीटर, सेंटीलीटर बस आगे लगाना होता है। किलो में पूछे तो किलो आगे लगाना पड़ता है। अब इसमें मैं इसके आगे देखो 10 लिख देता हूँ, 10 10 10 10 10। अब ये आपको थोड़ा क्रम याद रखना है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये आपको क्रम याद रखना है। अब आपसे कुछ भी सवाल पूछे, कुछ भी सवाल, तो आप इस चार्ट के माध्यम से आसानी से मतलब निकाल सकते हो। कुछ भी यहाँ पे मान पूछा जाए, जैसे अगर मैं पूछ दूं आपसे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर। अब देखो इसमें खोजो कि किलोमीटर कहाँ है, तो किलो यहाँ पे है। ये देखो आगे 10 सब लिखा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो किलो यहाँ पे लिखा है, तो किलो यहाँ पे लिखा है। अब देखो मीटर कहाँ है, मीटर यहाँ पे है। तो देखो कितनी बार आपको ऊपर जाना पड़ रहा है, यहाँ से 1 2 3 बार ऊपर जाना पड़ रहा है। तो 1 के आगे 3 जीरो लगा दो, बस ये आपका आंसर हो गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। चूंकि ये तो सबको याद होता है, अगर आपको कहीं पूछ दे कि 1 किलोमीटर में आपके कितने डेसीमीटर हो जाएंगे, कितने डेसीमीटर हो जाएंगे, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये सबको याद नहीं होता है। तो यहाँ अगर ये चार्ट आपको याद है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है, तो ये आपको चार्ट से आसानी से निकाल सकते हो। अब ये लिख लिए। अब देखो इसमें किलो तो आपको नीचे है, तो ये आपका किलो मान लो, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। अब आपको डेसी, डेसी जाना है। डेसी कहाँ है भाई, तो इसमें खोजो। अब देखो डेका, डेसी यहाँ पे है, तो अब कितना ऊपर गए, 1 2 3 4, यानी 1 के आगे 4 शून्य, 1 के आगे 1 2 3 4 शून्य, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ दे कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर, तो मीटर देखो, मीटर आपका यहाँ है, ठीक है। अब देखो मिली पूछ रहा है, तो मिली देखो, मिली ऊपर है, तो कितना ऊपर है, 1 2 3, 3 ऊपर है, ठीक है। तो 1 के आगे 1 2 3 शून्य, समझ गए। या ये भी कह सकते हो कि ये 10 10 10 इनका तीनों का गुणा, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। सिंपल, समझ में आ गया चीज़ें कैसे आपको निकालना है। तो यहाँ पे कुछ भी बोले, अगर डेका पूछे कि 1 डेका मीटर में कितने डेसीमीटर, देखो डेका यहाँ पे है, डेसी यहाँ पे, तो 1 2 बार आप ऊपर जा रहे हो, 1 2 बार, यानी 1 के आगे 2 शून्य, मतलब 1 डेकामीटर में 100 डेसीमीटर। तो कुछ भी पूछेगा आप यहाँ से निकाल लोगे। निकालने का तरीका मैं बता दिया, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो देखो मीटर कहाँ है, तो मीटर यहाँ है, और सेंटी कहाँ है, यहाँ है, तो 1 2 बार जा रहे हैं ऊपर, यानी 1 के आगे 2 शून्य, यानी 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर। और चूंकि ये तो आपको सबको याद ही होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मारकर आगे बढ़ो, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, और फंसाने टाइप का आ जाए, तो ये आप जैसे मैं आपको तरीका बताया आप निकाल लो। इसका उल्टा भी होता है, ठीक है। अगर मतलब ऊपर से नीचे पूछ दे, आप कह रहे हो कि भैया देखो आप हमेशा ये मतलब नीचे वाला पूछ रहे हो और ऊपर जा रहे हो, अगर नीचे से ऊपर पूछ दे, जैसे आपसे पूछ दे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होगा, तो देखो मीटर यहाँ पे है और अब किलोमीटर नीचे आ गया, तो ये तो उल्टा हो गया। मतलब हमेशा हम लोग देख रहे थे कि हम लोग इधर जो देता था उसके ऊपर जाते थे, अभी जा रहे थे। जैसे 1 किलोमीटर में आपका मीटर पूछे तो ये ऊपर जा रहे थे, लेकिन अब तो नीचे आना है, क्योंकि 1 मीटर में हमें किलोमीटर पूछ दिया, किलोमीटर नीचे है, तो नीचे आना होगा, तो उसको बट्टे में लिख देंगे। जैसे कितना नीचे आना है, देखो 1 यहाँ पे मीटर है, तो इसको छोड़ दो। अब 1 2 3 3 नीचे आना है, मतलब 1 के आगे 3 शून्य, लेकिन वो बट्टे में लिख दोगे, यानी 1/1000, ठीक है। यानी 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होगा। और इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 10⁻³ भी हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखकर आपके एग्जाम में दिया जा सकता है कि 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर। इसी तरह आप कोई भी कर सकते हो। नीचे आना है तो बट्टे में आपको लिखना पड़ेगा, और ऊपर जाना है तो आपको
नॉर्मल वो तो आप निकाल ही लोगे। तो ये पूरा का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। ये समझ जाओ कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब ये मैथ में भी आपके काम आएगा। ठीक है, चलो आशा करता हूँ आप समझ गए होगे अच्छे से। अब इसको छोड़ता हूँ, मैं आगे चलता हूँ, और इससे भी इसमें देखना भर भर कर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चलता हूँ, अगले 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न, कि वृत्त का आकार कैसा होता है। वृत्त का आकार बताना है, सिंपल। ये देखो वृत्त आपका, ये गोल टाइप का वृत्त हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये वर्ग हो गया। ठीक, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। आयताकार देखो ये आपका वर्गाकार है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर टाइप की लग रही हैं। ठीक है, ये आपका वृत्त है। ये देखो ये आपका आयत है, क्योंकि आमने सामने की भुजा आपस में मतलब बराबर है। ठीक, और ये आपका त्रिभुज है। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये वृत्त है। सिंपल, देखो आकृतियों से भी संबंधित प्रश्न, कितना आसान आसान प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट, रेखा किसे कहते हैं। तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये रेखाखंड होता है, रेखाखंड होता है। ठीक है, अब देखो दो बिंदुओं के बीच की अनंत ये दूरी होती है। ठीक है, कोई निश्चित रेखा के बीच की दूरी नहीं होती है, दोनों तरफ तीर होता है, ये आपकी रेखा होती है। ठीक है, सब लोग इसी को रेखा समझते हैं, लेकिन रेखा ये नहीं होती, ये रेखाखंड होता है। और एक बिंदु यहाँ पे अस्थायी होता है, और इधर ये इधर बढ़ते बढ़ते जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग किरण। ठीक है, तो रेखा किसे कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी रेखा, तीन बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये तो होगा तो इसका यही, ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है। अधिक कोण क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग सारे कोणों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि कोणों से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में खूब प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग सारे कोणों के बारे में जान लेते हैं। देखो आपका 0 अंश से 90 अंश के बीच का जो कोण होगा उसको हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। कौन सा कोण कोण बोलेंगे भाई, न्यून कोण बोलेंगे, याद रखना। ठीक है, फोन आ रहा है क्या यार किसी का। चलो उसके बाद हम लोग का देखो 90 अंश का जो कोण होगा उसको हम लोग बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसको बोलते हैं हम लोग समकोण। क्लियर। और जो 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 अंश से, ठीक है, 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 अंश से छोटा हो, उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, और जो कोण 180 अंश का होता है उसको हम लोग बोलते हैं सरल कोण, जो एक सीधी रेखा पर होता है, सरल कोण, या इसको हम लोग ऋजु कोण भी बोल देते हैं। ठीक, और उसके बाद एक कोण होता है 180 अंश से 360 अंश के बीच, यानी 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोट, तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं बृहत कोण। और एक होता है कोण 360 अंश का पूरे का पूरे, जिसको बोल देते हैं हम लोग संपूर्ण कोण, या फिर इसको हम लोग पूर्ण कोण भी बोल देते हैं। तो इतने आप लोग याद रखना, आपसे अलग अलग टाइप बनाकर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है। तो अधिक कोण इसमें देखो कौन होता है अधिक कोण भाई, जो आपका 90 से 180 के बीच होता है। तो 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम, बिल्कुल। ठीक है, 90 और 180 के बीच वाला कोण आपका क्या होगा, वो आपका अधिक कोण होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें से अलग अलग बनाकर आपसे पूछा जा सकता है, इतना मैंने बनाया ये बताया, इससे आपका कम से कम 10-15 क्वेश्चन बनाया जा सकता है अलग अलग तरीकों से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ये याद है तो आप कर लोगे सारी चीज़ें। आगे चलते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं भाई, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। भाई समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीनों आपके अंतःकोण यानी वही कोण बराबर होते हैं। तो इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, बिल्कुल। तीनों भुजाएं छोटी बड़ी आमने सामने भुजा नहीं। ठीक है, चलो 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं, सिंपल। उसके बाद वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग क्या होता है भाई, जिसकी चारों भुजाएं आपस में ये बराबर होती हैं। ठीक है, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की जो भुजा बराबर होता है, यानी ये इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो ये आपका आयत होता है, सिंपल। अब देखो ये आ गया ना कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो डेसी आप लिख लो। अब आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप यहाँ पर लिख लो थोड़ा, कि आपका मिली हो गया, ये सेंटी हो गया, ये डेसी हो गया, ये आपका मीटर हो गया, नीचे आपका डेका, इसी तरह आप लिख लो। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, डेसीमीटर। तो डेसी कहाँ है भाई, यहाँ पे मिली सेंटी डेसी, यानी डेसी आगे मीटर है तो ये मीटर लगा दो। ठीक है, डेसी।
अब इसमें कितने सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर नहीं, यहाँ एक ऊपर जा रहा है, यानी एक के आगे एक जीरो, यानी 10 सिंपल। तो 1 डेसीमीटर में आपके 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे सिंपल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और यही इसका उल्टा पूछ देता कि 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर। तो देखो ऊपर से हमें नीचे आना है, 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर, तो 1/10। ठीक है, नीचे आना पड़ेगा तो वही हम लोग बट्टे में लिखेंगे। चलो आगे चलते हैं। 19 नंबर है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर। ओके, 1 मीटर में, अब मीटर यहाँ है और डेसी यहाँ है, एक ही बार ऊपर जाना पड़ रहा है तो 10 सिंपल। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, ठीक है, तो ये आपके 10 डेसीमीटर। 20 नंबर प्रश्न है 19 के बाद कि कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। भाई हल्की मैंने बताया ना, ठीक है, मैं आपको बताया कि इधर जो H वाली होती हैं वो हल्की होती हैं, और 2H 3H इधर जितनी जाओगे उतनी ही हल्की होती जाएंगी। ठीक है, तो 1H H भी 2H, तो 2H वाली हल्की होगी। ठीक है, देखो H वाली तो ठीक है हल्की होगी, लेकिन उससे हल्की 2H वाली होगी, उससे हल्की 3H वाली, इधर जितने जाते जाओगे H में आगे उतनी हल्की होती जाएगी। तो इससे हल्की ये होगी। ठीक है, ये पतली चलेगी। तो कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ये आप इस पे 2H पे लगाओगे। ठीक है, चलो तो ये आपके 20 MCQ हुए, और 20 नहीं, इसमें जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बताया ना, देखना उसी के आधार पे आप लोग का MCQ आएगा। बस इसको आप क्लियर कर कर अपने एग्जाम में चले जाना। तो ये MCQ का मैंने काम करा दिया आपका, चाहे आप प्रावैधिक भाग करो या फिर आलेखन वाला। अब चलो थोड़ा मैं इसमें भी थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपका पेपर आएगा। ठीक, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ये तो आपका OMR बेस्ड वाला होगा। ठीक है, अब इधर हम लोग जो ये आपका ड्राइंग करना होगा इससे रिलेटेड भी बता देता हूँ। देखो ये आपका खंड मान लो क था ना, खंड क था, अब खंड ख में, अब खंड ख में ये आपके मतलब फिगर उगर बनाने वाला। ठीक है, OMR वाला नहीं, इसमें फिगर बनाना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहले खंड ख में आपके 3 पार्ट रहेंगे, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ठीक है, उसके बाद एक आलेखन भाग से एक रहेगा, ठीक है, और एक प्रावैधिक भाग से रहेगा। अब देखो तीनों में अथवा अथवा लिखा है ना, आप ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण करो। ठीक है, यानी ये वाला प्रश्न करो। ठीक है, या फिर आप ये वाला करो या ये वाला करो, तीनों में से कोई एक ही करना है। अब देखो इसमें आपको एक ही फिगर बनाना होगा, बड़ा सा काफ़ी फिगर, काफ़ी शानदार सा फिगर बनाना पड़ेगा, जिसका आपको 20 मार्क, जी हमें देखो 10 10 20 और 10 30 मार्क, 20 नहीं 30 नंबर मिलेगा एक ही फिगर बनाने का। अब इसमें जो फिगर रहेगा ना ये काफ़ी खतरनाक फिगर रहेगा। देखो इसमें क्या बनाना है, जो ये मॉडल पेपर में दिया है अलग अलग दे सकता है। जैसे आपको बोल देगा कि मतलब जो एक गांव का चित्र बनाइए, जिसमें मतलब उगते हुए सूरज का प्रातःकालीन का चित्र बनाइए, या डूबते हुए सूरज का यानी शाम का एकदम मतलब दृश्य बनाना है एकदम अच्छा सा। ठीक है, तो ये आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में देख लेना जो आपका प्रीवियस ईयर में आया है ना, ठीक है, यानी 2022 में या फिर 23 में, वही आपका मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पे आएगा। तो अगर आप ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना चाहते हो तो एक ही फिगर में, लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, आधे से 1 घंटे आपको बनाते बनाते में लग जाएगा, आधे घंटे तो लग ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी खतरनाक फिगर होता है ये। ठीक, तो इसको बना लो, या फिर इसको नहीं करना चाहते हो तो यहाँ आपको एक ऑप्शन होता है कि इसको कर लो, इसमें आपको भी बनाना होता है कुछ ना कुछ चीज़, या फिर इसमें आपका कई ठे प्रश्न पूछा होता है छोटा छोटा। ठीक है, इसमें तो इसको करो, आपका मन, तीनों में इसको ये करना होगा। ठीक, बाकी यही सबसे ज़्यादा बेटर होता है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। जैसे बोल देगा कि आप मतलब एक गांव का वर्णन करो, जिसमें जैसे पर्वत के पीछे से उगते हुए सूर्य निकल रहा हो, और साथ में गाय चर रही हूँ, खेतों में गाय चर रही हूँ, तो उसका पूरा पूरा फिगर अच्छे से आपको बनाना होता है। ठीक, तो यहाँ इसको बना लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो। तो ये खंड ख होता है। खंड ग में आपका कैसे प्रश्न पूछेगा, तो देखो आपका खंड ख के बाद खंड ग आ जाता है, और इसमें स्मृति चित्रण से संबंधित प्रश्न पूछेगा 20 मार्क का। इसमें देखो ये सेकंड प्रश्न रहेगा आपका फिगर बनाने वाला। ठीक, और इसमें 2 प्रश्न रहेंगे, एक क यहाँ पे देखो और एक यहाँ पे ख, ये प्रश्न। अब इसमें देखो क वाला प्रश्न है तो इसमें आपको 4 ठे ऑप्शन है। ठीक है, इसमें पत्तियों सहित आम का आप फिगर बनाओ, या पत्तियों सहित अनार का, पत्तियों सहित मूली का, या फिर लौकी का। 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आपको गाजर भी दे सकता है, ठीक है, पत्ता गोभी भी दे सकता है, अलग अलग मतलब जो आपके सोशल लाइफ में चीज़ें होती हैं, बैगन भी दे सकता है, बैगन भी काफ़ी देता है, अलग अलग सब्जियां या अलग अलग फल का यहाँ कुछ भी दे सकता है आपके एग्जाम में। तो उसका किसी एक का आपको फिगर बनाना होता है, और फिगर की में आप देखो 15 सेंटीमीटर, मतलब काफ़ी बड़ा फिगर बनाना होता है। ऐसा नहीं कि आप आम का ऐसे छोटा सा ये फिगर बना दो बस हो गया, नहीं, पूरा बड़ा अच्छे से फिगर बनाना पड़ेगा, और पेंसिल का यूज कर कर। ठीक है,
पेंसिल का। यहाँ पे तो आप मान लो यहाँ पे जैसे पेस्टल उस्टल कलर था, ठीक है, वाटर कलर या पेस्टल कलर रंगों का प्रयोग कर बनाना था, लेकिन यहाँ आपको केवल पेंसिल का यूज कर बनाना है फिगर। ठीक, चलो अब देखो, तो ये बनाओगे ना तो आपको 10 मार्क मिलेगा। और साथ ही इसमें क हो गया, और ख में मतलब ख में ये आपको दिया रहेगा, ठीक है, अलग अलग टॉपिक। जैसे यहाँ पे कोई यूजेबल चीज़ जैसे आपका सुराही दे दिया, खुला छाता दे दिया, कप और प्लेट दे दिया, जग दे देगा, या फिर बाल्टी दे देगा। मतलब यहाँ 4 ठे कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा आपको, ठीक है। 4 में से ये मिस्टेक है, टाइपिंग आई हुई, चौथा है, ठीक है। चारों में से किसी एक को चूज कर उसका फिगर बनाना पड़ेगा 15 सेंटीमीटर, यानी फिगर काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, पेंसिल के माध्यम से। तो यहाँ आपको इसका 10 मार्क मिल जाएगा। तो 10 10 20 मार्क आपको मिल जाएगा। तो आप ये फिगर बनाओ या फिर अथवा कर देखो। यहाँ पे भारतीय चित्रकला से संबंधित इन प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हो। अगर आप ये फिगर नहीं बनाना चाहते हो तो अथवा में देखो, ये भारतीय चित्रकला से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, ये आप किसी एक प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हो, जिसका आपको कितना 10 मार्क मिलेगा। तो आप 3 प्रश्न रहेगा, तीनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दोगे तो आपको 10 मार्क मिलेगा इसका। या फिर यहाँ पे और 2 प्रश्न हैं, ये 5 MCQ, तो ये 5 MCQ करो, और यहाँ पे ये 5 MCQ है, इन 5 MCQ करो, तो ये 10 मार्क यानी 20 मार्क। तो सबसे अच्छा तो मैं कहूँगा कि यही वाला पार्ट रहेगा ना। यहाँ आप यहाँ पे किसी फल का या सब्जी का फिगर देगा वो बना लो, और किसी यहाँ पे चीज़ का यानी जैसे बाल्टी का हो गया, मेज का हो गया, कोई भी फिगर देगा उसका फिगर बना लो, तो 10 10 20 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आसान होगा करना, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्रश्न का उत्तर भी देना है, और काफ़ी यहाँ पे खतरनाक प्रश्न पूछा रहेगा जिसका आपको 10 मार्क मिलेगा, और उसके बाद 10 मार्क यहाँ से मिलेगा, 5 ये ऑब्जेक्टिव का, 5 ये ऑब्जेक्टिव का। तो ये 20 मार्क लेने में आपको काफ़ी कठिनाई होगी, उससे अच्छा यहाँ से 20 मार्क आसानी से ले सकते हो। ये वाला पार्ट कर लेना, ठीक है। तो ये करना है आपको। तो ऐसे आपका पूरा ये आर्ट का पेपर रहेगा, ठीक है। पूरा मैंने इसमें आपका एक तरह से एक्सप्लेनेशन करा दिया अच्छे से कि आपका पेपर कैसे आएगा, और 20 जो MCQ हैं वो भी करा दिया। तो आप देख लेना। बाकी चलो, आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। चलो आप सुबह पेपर जाने देना, देकर आना, और देखना आपके MCQ जो मैं बताया ना, हर एक पेपर सेट में कम से कम 15 15 मार्क के तो फंसे ही रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो थैंक यू।